बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंग साहब ने आज साल 2023-24 का इक़्तिसादी सर्वे पेश किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बिजली का मामला हो या टैक्स का हो, उसके ऊपर हमें पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि महंगाई की शरह में कमी आई है। मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कहा गया है कि अभी तक ऐवान मुकम्मल नहीं हुआ, इस वक्त कोई सियासी ताकत हमारे मसाइल का अजाला नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि हम नया इलेक्शन चाहते हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नहीं। डॉक्टर साहब, आज जो वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब की जानिब से 2023-24 का इक़्तिसादी सर्वे पेश किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महंगाई की शरह में कमी आई है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी है, उनके बजट से हवाले से जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखें जी, ये जो बजट आ रहा है ना कल, एक तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उनको ज़ाहिर है कि दोनों पुरानी मंझी हुई जमातें हैं, बड़ी जमातें हैं मुल्क की, और ज़बरदस्त किस्म की उनकी आवाम में रूट्स हैं, दर्द दिल है, गरीबों से बहुत हमदर्दी है, बहुत मोहब्बत करते हैं। और मैं आज देख रहा था कि जब ये बजट वगैरह पास हो रहा था तो मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट के चेहरों पे जो परेशानी थी, जो दुख था गरीबों के लिए, वो देख के मैं काफ़ी मुतासिर हुआ। और ख़ास तौर पे जब वज़ीर ख़जाना साहब तशरीफ़ लाए, औरंगज़ेब साहब, तो मुझे शौकत अज़ीज़ साहब याद आए। एक दफ़ा जब हुकूमत चली गई शौकत अज़ीज़ साहब की, तो एक कॉन्फ्रेंस में, मेरा ख्याल है सिंगापुर में शायद, मैं और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब इत्तेफाक से, मैं भी वहाँ पहुँचा हुआ था, मुशाहिद हुसैन साहब भी पहुँचे हुए थे, तो हमें पता चला कि जी शौकत अज़ीज़ साहब भी कहीं इधर ही हैं, इसी कॉन्फ्रेंस में ही हैं। तो हमने कहा बड़ी ज़बरदस्त बात है। हम उधर बैठ गए और इंतज़ार करने लगे शौकत अज़ीज़ साहब को। हमने कहा ज़रा सलाम दुआ कर लें। तो शौकत अज़ीज़ साहब यहाँ से जा चुके थे पाकिस्तान से, तो सलाम दुआ हुई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? तो मुझे कहते हैं, और भाई डॉक्टर साहब कैसा जा रहा है आपका मुल्क? अच्छा, मैंने कहा एक मिनट ज़रा, ये मैंने कहा जी वो नहीं कहते यार, मैं तो आपको पता है ना, ये इंटरनेशनल ग्लोबल, मैं तो इसमें तो क्या पाकिस्तान में क्या आजकल कैसा चल रहा है, मैंने काफ़ी दिनों से फॉलो नहीं किया। मैंने कहा जी बस वो ठीक चल रहा है। मैंने मुशाहिद साहब को देखा, मुशाहिद साहब ने हमने बताया उनको जी कि पाकिस्तान जो है अल्लाह का शुक्र है ठीक है। अब मसला ये है कि शौक जो, अच्छा उस वाक़े को इससे, ये तो मतलब बिल्कुल अलग है, मतलब मुझे अचानक ख्याल आया कि इस तरह से। दूसरी जो बात है वो ये है कि एक बात उनकी और मुझे बड़ी ज़बरदस्त, वैसे तो सारा ही उनकी गुफ्तगू शाकार थी माशाल्लाह, क्योंकि देखें वो तो अभी आए हैं, ये तो पूरा, वो तो इस वक्त इस पूरा जो एक हमारा एक उसका है ना सिस्टम, उसकी वो नुमाइंदगी का फरीज़ा उनके सर पे। दूसरी उन्होंने बात बड़ी दिलचस्प की, उन्होंने कहा कि निजकारी के हवाले से सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी स्टील मिल के तो बहाल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो स्क्रैप में बिकेगी, स्क्रैप कबाड़ी यानी। अच्छा, अब इसमें जब ये मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, वैसे काफ़ी गुनाह सरजद हुए हैं मुझसे भी, उसमें एक गुनाह जो था वो ये भी था, मुझे आप यकीन करें कि कतई इस बात का इल्म नहीं था। जनरल अब्दुल कयूम साहब जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब, जो आजकल एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सरबराह भी हैं, सेनेटर भी रहे हैं, वो स्टील मिल के सरबराह थे। अच्छा, मुशर्रफ दौर में ये हुआ कि कहीं पर ये हुआ कि जी कोई पार्टियाँ खरीद रही हैं स्टील मिल को, ये चेयरमैन स्टील मिल थे, इनसे रब्ता हुआ, पता चला कि जनाब जो, अच्छा अब वो उस वक्त ये हुआ कि जो है मुख्तलिफ ये पाइपलाइंस और ये पूरा जो इलाका है, ये इसको उस ज़माने में मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता था अपने शोज़ में कि ये जो पूरा सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान और ये सारा ये पाइपलाइनिस्तान बनने जा रहा है, ये पूरा खित्ता, एक लफ्ज़ इस्तेमाल मैं करता था, पाइपलाइन बहुत तापी है, ये है, उधर से ऊपर ऑयल के, मतलब बहुत जो है ये
उस ज़माने में जो बहुत से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी हो गए, तो वो उस ज़माने में जहाँ पर आप बैठते थे तो ये पाइपलाइंस की बात हो रही होती थी। तो मैंने ये पूछा लोगों से, मैंने कहा फ्यूचर में जब पाइपलाइंस यहाँ पे बिछेंगी और सारा प्रोजेक्ट्स होंगे तो हम स्टील मिल क्यों बंद कर रहे हैं इस वक्त? तो हमें जब ज़रूरत होगी स्टील की तो हम बाहर से मंगवाएंगे स्टील भी। तो स्टील मिल तो ये स्टील मिल क्यों खरीदी जा रही है? इधर उधर कहीं जासूसी वासूसी की पीछे पता चला उसके वो पार्टी हैं, उनके पीछे वो पार्टी हैं, उनके पीछे वो पार्टी हैं, वो घपला हो रहा था। तो वो मुझे स्टील मिल के ही इंतजामिया ने बताया। तो अब्दुल कयूम साहब से इंटरव्यू किया, कराची गया, क्या खूबसूरत स्टील मिल, इतना बड़ा शहर और उसमें यानी पूरा शहर आबाद, वहाँ पे स्टील मिल काम हो रहा है जनाब। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2006-07 की। इतना फाल स्टील मिल था कि आप यकीन करें कि ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं तो हैरान हुआ जाके। अंदर ही ट्रेन चल रही हैं, बसेस, मतलब पूरा 24 घंटे नॉन स्टॉप। उसके बाद उनसे मैंने पूछा, इंटरव्यू किया, मैंने कहा जी कितना यहाँ पे आपको प्रॉफिट है? उन्होंने बताया इतना प्रॉफिट है, ये है पूरा जनाब। अब उसके बाद क्या हुआ कि हुकूमत वो रुक गया। अच्छा, ये वो अगले दिन स्यापा पड़ गया, उस पर ले लिया इन्होंने नोटिस, सुमोटो इफ्तिखार चौधरी साहब ने। वो फिर उसके बाद फड्डा शुरू हुआ और वो फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। अच्छा, अब लेकिन स्टील मिल में आपको बता रहा हूँ कि इतना प्रॉफिट था जो मैंने वहाँ देखा जाके, तो मैंने कहा यार ये तो पाकिस्तान स्टील मिल तो कमाल है। फिर उसके बाद जनाब हुकूमत आ गई अगली, मुशर्रफ साहब के पीपल्स पार्टी। फिर बड़े बड़े नेक लोग, रियाज लाल जी टाइप शख्सियात जो है ना, वो तशरीफ़ उन्होंने अपने कदम जो है वो रखे स्टील मिल में। दिवालिया हो गई, कोई मसला नहीं। फिर उसको बेल आउट दिया गया, बेल आउट पैकेज दिया गया, दिवालिया हो गई। फिर बेल आउट पैकेज मिला, बेल आउट पैकेज मिला, फिर दिवालिया हो गई। दो मतलब बार बार बेल आउट मिल रहा है, फ़ायदे में है ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद वो एक अदारा, उसके बाद वो खसारे में गया, खसारे के बाद उसको बेल आउट दिया, वो फिर खसारे में चला गया, फिर उसको बेल आउट दिया। अब वो कहाँ गया, कैसे हुआ, क्या हुआ? आज जनाब मुहतरम वज़ीर ख़जाना साहब, जो कि ज़ाहिर है इत्तेहादी हुकूमत है, वो फरमा रहे हैं कि इसको स्क्रैप में भेजा जाएगा। उसकी ज़मीन कितनी है, जिन लोगों को अगर अंदाज़ा हो कि उसके वो कितना बड़ा एसेट है, और उसमें मुझे नहीं पता कि उसको दोबारा काम शुरू हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी वो तो उसका स्टेटस क्या है, उसकी किसी ने कुछ देखा है, उसको कोई कॉस्ट लगाई है, मगर बहरहाल अब जब उन्होंने कह दिया कि स्क्रैप में बेचा जाए, स्क्रैप में बेचा जाएगा। तो अब क्या बात करें इसके आगे, ठीक है ना? अब तो कोई मतलब है कि अब किसी की तारीफ भी करें ना, तो आप यकीन करें कि वो समझते हैं कि उनके हमने मजाक उड़ाया। अब जैसे मैं तारीफ कर रहा हूँ ना इतनी देर से, तो वो इसको भी गलत सब समझ सकते हैं कि ये आपने तो हमारा मजाक उड़ाया। और मैं उनको यकीन दिलाता रहूँगा, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, आप इंतहाई ज़बरदस्त लोग हो, क्या बजट ला रहे हैं माशाल्लाह। मतलब दर्द दिल, दुखी अंदर से जो है ना एक कर्ब महसूस हो सकता है कि जनाब 2,500 अरब रुपए का, 2,500 अरब। ये ज़रा दुनिया न्यूज़ की स्लाइड दिखा दें ताकि अगर हद तक इज्जत लगे तो मैं कोई अपने साथ कोई गवाही लेके जा सकूं। ये 16वीं स्लाइड देखें, 2,500 अरब रुपए के नए टैक्स। पहले ये था 1,400 अरब, कह रहे इसको 1,400 से बात नहीं बन रही तो डबल कर दो, तो अभी 2,500 अरब रुपए के नए टैक्स, 2,500। और FBR को ये क्या लिखा है आगे, 12,970 अरब रुपया इकट्ठा करने का हदफ दे दिया गया। पहली बार बड़े टैक्स इकदामात, माशाल्लाह, यानी ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल, यानी आप अल्फाज ऐसे हैं कि जैसे कदम बढ़ाओ, ठीक है ना, क्या कदम बढ़ाओ, मतलब लोगों से टैक्स पैसा पकड़ो जाके, इसको ज़रा रखिएगा अपनी जगह पे। अच्छा, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि एहलकारों को तशवीश है, मतलब फेंटी ना लगे, सिस्टम में इतनी सलाहियत ही नहीं है, वो फेंटी क्या, वो कहाँ से लेंगे टैक्स। अच्छा, ये तो हो गया ना एक। अब इस खबर को ज़रा दूसरी खबर से मिला के पढ़ें।
2,500 अरब रुपए के नए टैक्स। इसको मिला के पढ़ें ज़रा दूसरी खबर के साथ, दुनिया न्यूज़ की 17वीं स्लाइड। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ, 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट, यानी तमाम अरकान पार्लियामेंट को कि वो अपने अपने इलाकों में जाके तरक्की करें, आवाम के लिए जो है वो जो दर्द है वो अपने अपने इलाके में जाएं और जाके हर साल एक सड़क बनती है, उसके बाद वो सड़क टूट जाती है, फिर दोबारा बनती है, फिर वो टूट जाती है, फिर वो फिर बनती है, वो फिर टूट जाती है, फिर वो ये 47 साल के बाद आप जाके देखें तो आपको कहीं सरकारी स्कूलों में, अच्छा सरकारी स्कूलों में ज़्यादा, इनमें से कौन जाके देखता है सरकारी स्कूलों को? तो ये है कि वो सरकारी स्कूलों में आप जाएं गांव देहात में तो वहाँ पर क्या हो रहा है और वो पूछने वाला नहीं है। अच्छा, अब जनाब इसमें इशू ये है कि ये तमाम जो अहदाफ थे उसमें नाकाम हो गए हैं हासिल करने में। अगले साल अब ये करना है। ये बजट जो है ये अब इसके ऊपर इतनी गुफ्तगू हर जगह हो चुकी है, यानी वो तरक्याती बजट बड़ा ज़रूरी था लोगों को देना। और औरंगज़ेब साहब से पूछा भी गया कि भाई आप ये तरक्याती बजट क्या अरकान पार्लियामेंट को देना ज़रूरी है? तो उन्होंने कहा जी ये हुकूमत का इस्तेकाक है, और बात उनकी दुरुस्त है। उसकी वजह ही है जी। अच्छा, जब पहले PDM की हुकूमत गई ना, जब पहली ये तीसरा बजट है, तसल्सल से लेना इसमें, यानी निगरान हुकूमत को भी ले लें, तो हुआ ये कि जब बजट गया तो उसमें जो इधर भी हुकूमत थी तो इधर भी हुकूमत थी, ऐसे ही था ना, मतलब अपोजिशन भी हुकूमत थी तो वो भी, क्योंकि PTI तो रिजाइन कर गई थी, तो दोनों तरफ हुकूमत ही समझ के तरक्याती बजट देके असेंबली फारिग हो गई। वो तरक्याती बजट किधर गया? अच्छा, जो हुकूमत में नहीं भी थे ना उनको भी मिल गया। अच्छा, जो मतलब सबको ही मिल गया अरबों रुपए का तरक्याती बजट। फिर उसके बाद जनाब निगरान हुकूमत आ गई, फिर उसके बाद ये आ गया, फिर तो 1500 अरब रुपए का जो है ना, इसमें वो कहते हैं यार बात सुने, अब हो गई महंगाई, कहीं सड़क बनवानी है ठेकेदार से, कहीं कुछ काम, मतलब ये भी तो करना है ना सारा, मतलब वो भी तो सिस्टम सारा साइड पे चलना है ना। तो 40% नहीं, अब 50% तो तय है ना कि ठेकेदार को देने ही देने। बाकी ये है कि देख लो कितना इधर रखना है, कितना उधर रखना है। कौन सा किसी ने जायजा लेना है आके? कौन सा किसी ने पूछना है कि भाई यहाँ कोई स्कूल बना था, कोई सड़क बनी थी, कोई क्या? तो खाजो पे इन हालात में, अच्छा ये SIFC ने शायद ख़त्म कर दिया था, ये केयर टेकर कैबिनेट ने कोई एक आध अच्छा काम भी किया, जरूरी नहीं कि सिर्फ गंदम वाले वाक़े है, कोई एक आध कोई अच्छा काम भी कर गए वो, तो उन्होंने ये तरक्याती बजट ख़त्म कर दिया था। उनका शायद पता नहीं क्यों किया था, बहरहाल अब वो तरक्याती बजट फिर बहाल हो गया। उन्होंने कहा हमारा इस्तेकाक है, वो बात तो सही कह रहे हैं कि इस्तेकाक है उनका, वो फिर बहाल हो गया। ऐसे इकबाल साहब की कुर्सी खाली पड़ी रही साथ कि उनसे लोग ना पूछें कि सर ज़रा कुछ फरमाइए, आप इरशाद फरमाइए। तो मतलब है कि औरंगज़ेब साहब तो बड़े ज़बरदस्त आदमी है, लेकिन वो ज़ाहिर है कि सियासी तो नहीं है, तो आज़ाद मतलब एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, और उन्होंने ज़ाहिर है कि जो उनके सामने चीज़ें आई उन्होंने कर दिया फैसला। आना चाहिए था सियासी इसकी जो वजाहत फरमाएंगे वो फरमाएंगे नवाज शरीफ साहब, क्योंकि अब नवाज शरीफ साहब बात करेंगे। अभी तो खामोश बैठे हैं ना मरी में, अब वो बात करेंगे कि, और उनको माजी से निकल के ज़रा हाल और मुस्तकबिल में जानना होगा और करना पड़ेगा। ये मुमकिन ही नहीं है कि वो ये इस बजट के बाद वो फिर खामोशी इख्तियार करें और कहेंगे 1999 में मैंने बम फाड़ा था। ओ भाई मसला ये है मियाँ साहब, आपकी हुकूमत है, आप प्रोएक्टिवली अब आ जाएं आगे, क्योंकि लोगों का यहाँ तक इज्जत ना हो जाए। लोग इतने खुश हैं, इसको इस तरह ले लेते हैं, लोग खुशी से नाच रहे हैं। तो आप बराए करम ज़रा बाहर आ जाएं और ज़रा कौम को बताएं कि, उनको बताएं कि यार तुम जो नाच रहे हो तो क्यों नाच रहे हो, पागल हो गए हो, तो क्या हो गया है? अब मियाँ साहब ज़रा बाहर निकलें और ज़रा कुछ आवाम को ज़रा आवाम में घुलें मिलें, ठीक है ना, और बताएं उनको कि ये क्या है,
ये बजट जो है ये तो मतलब इसमें आप देखें ना, ये ना होता पूरा अरेंजमेंट तो शायद उसके बाद इतना दुखी दिल है सबका, सब है इसमें। उन्हें तरक्याती बजट नहीं छोड़ा। वैसे मतलब है कि आप उनसे हबीब जाली पढ़वा लें, फैज़ अहमद फैज़ पढ़वा लें, और इसमें सारी पार्टियां हैं माशाल्लाह, किसी ने नहीं कहा कि हमें तरक्याती बजट नहीं, नहीं वो कहते हैं ऐसे करेंगे, वो सबको उसमें सब मतलब होता है ना अंजुमन इत्यादि सब लगे हुए हैं इसमें। यहाँ इस कहते हैं ना कि यहाँ पहुंच के सब, दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे सब इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना, सब इकट्ठे हो जाते हैं। एक तो अगर उधर किसी बड़े घर से कॉल आ जाए तो सब इकट्ठे हो जाते हैं और दूसरा ये कि जाइए इस किस्म का कोई पैसे वैसे का चक्कर हो, सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो बात ये सारी कि अब ये क्या बजट है, अब क्या इस पे बात की जाए। मतलब उधर से पैसे नहीं आए, उधर से पैसे नहीं आए, उधर से वादा हुआ, उधर से MOU हो गया, उधर से वो मेहताब हैदर साहब ने सवाल किया, उनको क्या जवाब मिला, फिर शहबाज राना साहब बोले, उनको क्या जवाब मिला, फिर वो फरहान बुखारी साहब ने का तो सवाल किए, अशरफ मरहम साहब, ये बड़े जो इकॉनमी को जानते हैं और पब्लिक पे सारे पल्स है, उनमें से हर आदमी को वो सवाल पूछ रहे हैं कि जी जो है वो चना, जवाब आ रहा है आपको वो माशे का आपको नज़र नहीं आ रहा, वो गंदम का आपने नहीं देखा, ये नहीं देखा, वो मतलब है कि वो असल में ज़ाहिर है कि एक टेक्नोक्रेट हैं, लेकिन जो मईशत की सूरत है, आलम ये भी नहीं, ये भी हम नहीं कह सकते कि भाई औरंगज़ेब साहब ने सत्यानाश की है मईशत का, ऐसा तो नहीं कह सकते। लेकिन मसला ये है कि ये तो सियासी हुकूमत है ना, ये तो उन्होंने तो जो फैक्ट था वो आके कह दिया, और बड़ा मतलब मैं औरंगज़ेब साहब को तो उन्होंने तो जो हालात थे उसमें बजट, ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, एक बिगड़ा हुआ सिस्टम पूरा। अब इस बिगड़े हुए सिस्टम का मलबा कौन उठाएगा इस बजट का? 250 अरब रुपए के नए टैक्स, ये 1400 नहीं है अभी, 250 अरब कैसे होगा इन हालात में? ये 1500 अरब तरक्याती बजट देना जरूरी थे लोगों को। तो ये, और हर साल कभी तरक्याती बजट का ऑडिट होता है? कभी कोई चेक करता है जाके कि यहाँ पे स्कूल के लिए हमने पैसे दिए थे, पुलों के लिए दे दिए थे, अपने इलाके में सरकारी स्कूलों के लिए दिए थे? तो ये तो एक अजीब सा, अब इस पे क्या बात की जाए, बाकी बातें जो हैं वो माहिरीन माशिया जो बात कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये टैक्स और ये सारे मामला देख के इसके ऊपर हम अपनी राय नहीं कर सकते। तो दूसरा ऐलान वो हुआ है उसके ऊपर अभी खैर मतलब है कि कनाडा से खुदा करे जीत जाए पाकिस्तान, ये दो कर सकते हैं, आज शायद कनाडा से मैच है। तो ये बजट जो है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग बजट है, और 1500 अरब रुपया नहीं छोड़ा। वो 2500 अरब के टैक्स लगाने, इसमें से अगर 1500 ये छोड़ देते तरक्याती बजट जो ख़त्म कर दिया था जी, तो उसमें आप देखें ना, फिर ये रह जाते सिर्फ ये 1000 अरब रुपया रह जाता 2500 की जगह, लेकिन 1500 अरब इन्होंने तरक्याती बजट ऐड कर दिया उसमें। बड़ा दर्द दिल नज़र आ रहा है इसमें। मैंने कहा मियाँ साहब को आना पड़ेगा पब्लिक में आने का मतलब नहीं लोगों में, वो तो मैंने बताया इसको ओन करना पड़ेगा मियाँ साहब। उसकी वजह ये है कि ये उनकी हुकूमत है, और उसमें पीपल्स पार्टी तो देखे ना, हम हैं हमने नहीं है, हम हैं हम नहीं है, हम यूं हम आगे पीछे, इसमें तो IMF के पास तो जाना है, ये सारा बना बनाया आ गया उनका। लेकिन क्या उन्होंने तरक्याती बजट का भी कंडीशन रखी थी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने तरक्याती बजट की भी कंडीशन रखी थी। ये तो एक नया मामला हुआ है कल। तो अच्छा, बहुत पैसा है इसका मतलब है, और आवाम से लेंगे। अच्छा, अब इसमें यह है कि ज़रा हालात जो बराह रास्त असरअंदाज होने जा रहे हैं। एक तो यूरोप के हालात, मैंने आपसे कल भी बात की थी कि यूरोप के अंदर जो राइट विंग इसका बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि एंटी इमिग्रेंट जो कॉस्ट और जो यानी जो पॉपुलिस्ट जमातें हैं, जो पब्लिक के अंदर कि जी यहाँ पे बाहर से लोग क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे जो है वो महंगाई उनकी वजह से हो रही है, क्राइम रेट बढ़ गया है यूरोप के कई मुल्कों में,
तो जो राइट विंग की पॉपुलिस्ट पार्टीज़ हैं और जो फार राइट विंग की पार्टीज़ हैं, वो जो है पहला उन्होंने रिज़ाइन करवा दिया प्रेसिडेंट मैक्रोन से। अब प्रेसिडेंट और ये वेव अब चल पड़ी आगे। अच्छा, अब प्रेसिडेंट, उसके साथ ही ये ध्यान में रखें कि आज पाकिस्तान में एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है वजारत दाखिला का कि जितने लोग पाकिस्तान से बाहर गए हैं, जिन्होंने असाइलम अप्लाई किया या असाइलम ले चुके हैं पहले, उनका पाकिस्तानी पासपोर्ट ख़त्म हो रहा है हमेशा के लिए। यानी अब जो बाहर हैं वो बाहर ही रह गए, और पासपोर्ट अगर है उनके पास तो वो एम्बेसी जाएंगे और वीज़ा लेंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान आएंगे। और उसमें मेरा ख्याल, जो मेरी भी कुछ लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करके बाहर पासपोर्ट्स लिए हैं पिछले चंद सालों में मुख्तलिफ मुल्कों में, उनका भी शायद पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है शायद वो ख़त्म कर दिया जाए, या उनसे मतलब आप बाहर हैं तो बाहर ही रहें, ठीक है, और यहाँ आए तो फिर वीज़ा लेकर आएँ और बताएं कि कैसे क्या, अच्छा कारोबार कैसे गया, पैसा वैसा, तो ये सारा मामला भी शायद शुरू होने लगा है। तो अब ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि उसके नतीजे में क्या होगा और कैसे होगा जी। अच्छा, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, तो ये यूरोप की जो मैं आपसे बात करूँ ना, कि वहाँ पे जो है ना कि हम जाए पाकिस्तान से चले जाएंगे तो वो उसको बुला लेंगे तो उसको वो आ जाएगा तो ये आ जाएगा, ये सब ख़त्म होने जा रहा है, ठीक है। और आज जो फैसला हुआ उसके बाद तो बिल्कुल ही, क्योंकि वहाँ गए जाके तो अप्लाई भी किया किसी चीज़ के बदल पीछे पासपोर्ट ख़त्म। तो ये प्रेसिडेंट मैक्रोन ने, फ्रांस इंपॉर्टेंट हो गया, पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त फ्रांस, यूरोप पे चली गई। यूरोप में पहले ही एक क्योटिक सी सूरत हाल थी ब्रेग्जिट के बाद, उससे पहले फिर यूक्रेन वॉर के बाद। प्रेसिडेंट मैक्रोन के पास दो तीन चीज़ें हैं। एक यकदम इलेक्शन आ गया ना, ये जैसे कि ऋषि सुनाक आ गया था, इनके 3 साल बाकी हैं अभी, ये ध्यान में रखें। ये भी प्रेसिडेंट मैक्रोन जा नहीं रहे, ठीक है ना। ये पार्लियामेंट के अगर इलेक्शन होगा तो एक तो ये हो सकता है कि पार्लियामेंट में जो है वो इन्हीं की पार्टी जीत जाए, मेजॉरिटी ले जाए, तो फिर तो सुकून, और ये अगले 3 साल गुजारें, 2 साल गुजारे हैं इन्होंने, 3 साल हैं। एक ये है कि वो जो लिपिन की पार्टी है राइट विंग की, वो पार्लियामेंट में आ जाए, और वो पार्लियामेंट में आ जाए, मेजॉरिटी ले जाए, और उनके प्राइम मिनिस्टर आ जाएं, जॉर्डन जो हैं 28 साल के जो उनके ओपोनेंट, वो आ जाएं। और क्योंकि लिपिन तो सदर की उम्मीदवार है ना 2027 में, तो फिर उसमें ये होगा कि सदर ये रहेंगे और पार्लियामेंट में जो है अपोजिशन होगी, और बस इनके इख्तियारात महदूद हो जाएंगे। लेकिन ये इस दौरान पार्टी मुनज़्ज़म करके आगे पीछे दाएं बाएं थोड़े से बिल वगैरह ये रोक सकते हैं चीज़ें, लेकिन प्रेसिडेंट रह सकते हैं। ये कोई ऐसा तरीका नहीं है वहाँ पे, ऐसा सिलसिला नहीं है कि पार्लियामेंट इनको मजबूर करे कि आप रिज़ाइन करें। ये प्रेसिडेंट ये रहेंगे, वज़ीर आज़म, और सारे इख्तियारात पार्लियामेंट के पास ले जाएंगे, डोमेस्टिक, इमिग्रेशन, ये वो सारा। तो ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन कहे कि ठीक है, अब जो कुछ अंदर हो रहा है तो फैसले वो कर रहे हैं, तो उनकी मकबूलियत नीचे होती है, तो फिर उसके बाद ये देखें कि कैसा काम चल रहा है। तो तीसरा ये कि वो कोई मेजॉरिटी ना आ सके किसी की इलेक्शंस के नतीजे में 7 तारीख को, तो उसमें फिर ये नॉमिनेट करेंगे, ये इत्तेहादी। तो अभी एक बड़ा वहाँ पे एक पॉलिटिकल टर्मोइल अचानक यूरोप में खड़ा हो गया, और ये सारा यूरोप के अंदर उस वक्त खड़ा हुआ है जब जो ये टर्मोइल सारा है, इसमें ज़ाहिर है बरतानिया में इलेक्शन होना है, इसमें अमेरिका का इलेक्शन होना है, इसमें ईरान में इलेक्शन होना है, इसमें बहुत सारे इलेक्शन, जो इंडिया में इलेक्शन हुआ है अब उसमें भी वहाँ पे मुख्तलिफ, ज़ाहिर है वजारतें तो चली गई सारी और वो आ भी गए लोग मुख्तलिफ, लेकिन ये है कि 18वीं लोकसभा उनकी, और उसमें जो है वो उनके 72 मेरे ख्याल से उनके वज़ीर हैं, काफ़ी अच्छी बड़ी काबीना है उनकी, और उनकी जो काबीना है उसमें जो हैं वो दलित भी हैं, उसमें बैकवर्ड एरियाज़ के लोग भी हैं, उसमें बुद्धिस्ट भी हैं, जो वहाँ एक बात चल रही है। और उसमें जो है मुख्तलिफ जो उसमें क्रिश्चियंस की भी नुमाइंदगी है, ज़ाहिर होनी चाहिए, उसमें सिख भी हैं, उसमें सबकी नुमाइंदगी है, 72 वज़रा। लेकिन
तारीख में, भारतीय तारीख में पहली दफ़ा कोई ऐसी काबीना बनी है जिसमें कोई मुसलमान नहीं है जी। अच्छा, अब मुसलमान नहीं है तो शामिल कर लिया जाए, लेकिन पता चला कि बीजेपी की टिकट पे कोई मुसलमान है ही नहीं, यानी कोई एमपी नहीं बना मुसलमान, तो वजीर कैसे बनाएंगे? चले बीजेपी का नहीं है कोई बना, तो चले जो एनडीए का इत्तेहाद है तो उस इत्तेहाद में से किसी को उठा लें, ठीक है, 274 सीटें हैं ना उस इत्तेहाद की, तो वहाँ से किसी मुसलमान, तो जो हुक्मरान इत्तेहाद है जिसकी 274 सीटें, उनमें भी कोई मुसलमान नहीं है, यानी जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें कोई मुसलमान है ही नहीं कि जिसको काबीना में लाके और वजीर बनाया जाए। तो पहली दफ़ा ये हुआ है कि एक एनडीए की हुकूमत बनी है बीजेपी की जिसमें कोई मुसलमान ही नहीं है। और ये जो है अब एक मतलब अब जाहिर है उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, लेकिन इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। और एक मुझे आज बड़ी हैरत हुई, वहाँ पे एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मैं अभी आता हूँ ज़रा ये बाकी सारी चीज़ों पे। एक वहाँ पे बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, ये राइसी का इलाका है कोई, वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में, तो वहाँ पर कोई दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है और उसमें उन्होंने वहाँ पर जो है वो एक बस गिरी है, उसके ऊपर अटैक हुआ है, उसके बाद उसमें 9 लोग शायद जाम बहक हुए हैं। लेकिन जो असल बात है वो ये जो 14th स्लाइड अगर हम दिखाएं, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया विल स्टार्ट वॉर। अब ये उनके मिनिस्टर, कोई नए मिनिस्टर हैं, कौन है खुदा जाने, उन्होंने पाकिस्तान को आते ही यहाँ से प्यार मोहब्बत की बात हुई है, शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने उनको हमारी बात हुई, उधर से वो जवाब में वो कह रहे इंडिया विल स्टार्ट वॉर इफ, अच्छा मोदी मिनिस्टर वॉन्स पाकिस्तान आफ्टर अटैक। भाई ये क्या हो गया बैठे बैठाए, मतलब अभी तो आगाज हुआ है, ये क्या हुआ है पाकिस्तान को अचानक, मतलब मैं ही अचानक मैंने कहा ये अचानक क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान से बदला लेंगे, शुरू वहाँ पे वो स्टार्ट हो गया फ़ौरन। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। फिर उसके बाद जो है जनाब सेक्रेटरी ब्लिंकन, अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद मंजूर कर ली, यानी जो अमेरिका का प्लान था, अमेरिका ने जो प्रेसिडेंट बाइडेन का प्लान था, वो प्रेसिडेंट बाइडेन का जो प्लान था उसको उन्होंने पीस एग्रीमेंट उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया। 15 सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मेंबरान होते हैं, 5 परमानेंट और बाकी 10 रोटेशन पे होते हैं। तो 15 में से 14 ने उसके हक में वोट डाले, एक मुल्क ने एब्सटेन किया, यानी गैर हाजिर रशिया। क्यों किया वो जाहिर है कि उसकी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन वीटो किसी ने नहीं किया, वो करारदाद मंजूर हो गई। और सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो पहुंचे कायरा से तल अवीव, अभी वो जॉर्डन में हैं, अटेंड ख़त्म हो गई ये कॉन्फ्रेंस जॉर्डन में, जो गज़ा कॉन्फ्रेंस जो कि शाह अब्दुल्ला और वहाँ पे सदर रईसी भी थे, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी थे, इसहाक डार साहब जहाँ गए हुए हैं और बाकी ममालिक के लोग भी हैं। तो वो जो है अब मेरे ख्याल रात में कतर चले जाएंगे। इसके ऊपर हमास ने रजामंदी का इजहार कर दिया कि हमें ये मायदा मंजूर है। और जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है उन्होंने नेतन्याहू से भी मुलाकात की है, गैलन से भी मुलाकात की है, उन्होंने मुलाकात जनाब वहाँ पर की है जो गांव जो रिज़ाइन करके उनसे भी की है, यपे से भी की, सबसे मुलाकात उनकी हुई है। महमूद अब्बास भी थे फ़लस्तीनी अथॉरिटी के यहाँ पे जॉर्डन में, उनसे भी मुलाकातें हुई हैं सबकी। लेकिन एक बात कह के बस उसके बाद आप वक्फे भेजा, और वो बात ये है कि जब ये मीटिंग हो रही थी नेतन्याहू कह रहे थे नहीं 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 मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता। तो वहाँ पे उनके मीडिया ने जो इसराइल का मीडिया है उसने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स छाप दिए, और ये सेकंड स्लाइड अगर हम दिखा सकें कि फुल इजरायली प्रपोजल इंक्लूड्स परमानेंट सीज फायर इन गजा बिफोर ऑल होस्टेजेस रिटर्न रिपोर्ट। उन्होंने वो यानी 27 मई को, 31 मई को तकरीर की ना प्रेसिडेंट बाइडेन ने पीस एग्रीमेंट प्लान की, तो 27 मई को इन्होंने 4 पेज का डॉक्यूमेंट नेतन्याहू ने उनके हवाले किया था, जनरल प्रिंसिपल्स फॉर एन एग्रीमेंट बिटवीन इसराइल एंड फलस्तीन। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जो 18 क्लॉजेस थी
और उसमें ये था कि होस्टेजेस को ये प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के जो पब्लिक में वो बात कह रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट में ये नहीं कहा गया कि हमास को ख़त्म किया जाएगा गजा से, बल्कि उसमें ये कहा गया कि इसराइल जो है ये जंग ख़त्म करेगा यरगमालियों से पहले। ये डॉक्यूमेंट्स जो बाइडेन कह रहे थे ना, प्रेसिडेंट बाइडेन के ये इजरायली एग्रीमेंट है, वो उसकी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने छाप दिए कि ये 27 तारीख को इन्होंने भेजा था। पहले हिस्से में क्या है, पहले फेज में हमास तमाम खवातीन को, 50 साल की उम्र से ज़्यादा मर्दों को, बीमारों को, ये जख्मियों को 33 हॉस्टेज रिलीज करेगा इसराइल। 30 फलस्तीनी हर यरगमाली के बदले और 50 कैदी हर खातून सिपाही के बदले, इंक्लूडिंग टेरर कन्विक्ट्स बेस्ड ऑन लिस्ट प्रोवाइडेड बाय हमास, रिहा करेगा। ये नेतन्याहू भेज चुके हैं, ये छप गया वहां पे। उसके बाद अ फेज रिलीज ऑफ होस्टेजेस स्टार्टिंग विद 3 फीमेल सिविलियंस ऑन डे 1 एंड ये उसके बाद एडिशनली होता जाएगा। रिलीज ऑफ हिशाम, सैद एंड एवा, ये सारे एज वेल एज 47 फलस्तीनी रीअरेस्टेड, ये सबको छोड़ा जाएगा। उसके बाद इनडायरेक्ट नेगोशिएशन शुरू होंगी 16वें दिन, नॉट लेटर देन कंक्लूडिंग बाय एंड ऑफ 5वां हफ्ता। ठीक है, उसका फर्स्ट फेज खत्म होगा, फिर सस्टेनेबल काम होगा, फिर ये हॉस्टिलिटीज खत्म होंगी, इजरायली विड्रॉल हो जाएगा बिफोर एक्सचेंज ऑफ सोल्जर्स एंड रिमेनिंग मैन। अब इसके ऊपर रौला पड़ गया जनाब वहाँ पर वो कि ये उन्होंने छाप दिया। वो पब्लिक में नेतन्याहू कह रहे हैं कि बाइडेन ने उससे बात नहीं की। तो वहाँ पर अब जाहिर है अमेरिकन ने या उनकी जो भी इसराइल के अंदर उनके एक मीडिया ने छापा, फिर दूसरे ने छाप दिया, वो डिस्कशन हो रहा है कि नेतन्याहू ने तो ये 27 मई को खुद ये लिख के दिया था प्रेसिडेंट बाइडेन को, जिसके ऊपर और वहाँ से अब व्हाट नेक्स्ट। अब इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा? क्या नेतन्याहू खुद रोकेंगे या अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल इसको इस कत्लेआम को रुकवाएगी? ये मेरा ख्याल है वो यहाँ से बात करके जाएंगे। वो डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आलमी बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी है। अब मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है वो, क्योंकि वो दासू तो शायद चाइना के वहाँ पे बना रहे थे, तो अब वर्ल्ड बैंक ने दिया है, तो फिर कैसे होगा वो, क्या उसके मामला है? मैंने कहा ये कोई शख्सियत आए तो हम इनसे पूछें कि भाई ये क्या है मामला। ये देखें ना, ये यहाँ पे जो देखना ये है कि एक तो यूरोप के इलेक्शंस आ गए एकदम से, ये अमेरिका के इलेक्शंस बिल्कुल अब एक दुनिया उसमें चली गई है ना, बिल्कुल रियासतें अपने आप को संभाल रही हैं, प्लानिंग्स हो रही हैं, मतलब प्लान B, C, D, E F सब बन रहे हैं रियासतों के कि ये सिचुएशन होगी तो ऐसे होगा। ये वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने ये भी कहा कि हमारे पास कोई प्लान B है ही नहीं। अच्छा, डॉक्टर साहब के पास होता था, वो पता नहीं कौन सा था B प्लान, वो कहते थे कि मैं प्लान B है मेरे पास, वो बीच में कहीं प्लान B पता चला, वो भी कहीं गायब हो गया, तहलील हो गया। बहरहाल अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो ब्रिक्स का इजलास हो रहा है, ब्रिक्स प्लस का, वो बड़ा सिग्निफिकेंट है इस वक्त, क्योंकि उसकी वजह ये है जो मैंने कल भी बात की थी। एक तो पहली दफ़ा वहाँ पे 10 ममालिक के वज़राए ख़ारजा मौजूद हैं, अब वो 10 हो गए हैं, 10 मुल्क हैं ब्रिक्स, अब ब्रिक्स में 10 मुल्क शामिल हो गए हैं। तो वहाँ पे UAE, मिस्र, ईरान, इथोपिया, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका और रशिया, तो ये तो 10 मुल्क तो मौजूद हैं। साथ उन्होंने बाहर से जो आने वाले दिनों में जो शामिल होने जा रहे हैं इस साल, उनको दावत दी है रशिया ने और चाइना ने, उन्होंने दावत दी है। ठीक है, वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, किस किस को दावत दी है उन्होंने? बहरीन, श्रीलंका, इनके वज़राए ख़ारिजा मौजूद हैं, टर्की, बांग्लादेश, बेलारूस, क्यूबा, काज़ाकिस्तान, लाओस, श्रीलंका, थाईलैंड, जो मैंने कल भी बात की थी कि पहला मुल्क साउथ ईस्ट एशिया से, इंडोनेशिया ने भी हालांकि अप्लाई किया हुआ, उन्होंने कहा थाईलैंड आ जाए, पहले थाईलैंड। अच्छा, वियतनाम, वेनेज़ुएला, तो ये मुल्क जो हैं ये सारे मुल्कों के, और टर्की, इनके वज़राए ख़ारिजा वहाँ मौजूद हैं। और ज़ाहिर है कि अरब ममालिक भी हैं, मिस्र भी है, UAE भी है,
ईरान भी है वहाँ पे, मरहूम सदर इब्राहिम रईसी के लिए वहाँ पे ताज़ियत भी गई, तो सारा वहाँ पे रशिया में चला। और साथ ही वहाँ पे एक उनका इकोनॉमिक फोरम है जो रशिया में ही हो रहा है, वहाँ पे तालिबान का सरकारी वफ्द उस वहाँ पे मौजूद है, अफ़गानिस्तान से वो गए हुए हैं, वो भी यूएई का भी दौरा उन्होंने किया, हज पे भी कर रहे हैं, पाबंदियाँ उन पर हटा रही हैं अक़वाम मुत्तहिदा ने उनके कुछ रहनुमाओं के ऊपर से। बहरहाल बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। अब इसमें इशू ये है कि ये पहली बात तो ये है कि ये अब इतनी तेज़ी के साथ मामलात हो रहे हैं, जो मैंने कहा था कि एक ऐसी स्टेज ना आए कहीं जाके कि जो आपके स्ट्रेटेजिक मामलात हैं या जो फॉरेन पॉलिसी के आपके इश्यूज़ हैं बड़े, तो वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाए इंटरनल टर्मोइल से। वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं और उनका, और काफ़ी अरसे से हो रहे हैं, और उनका अब नतीजा ही सामने आ रहा है कि जो ये बजट की सूरत में और बाकी के इस मुल्क में, और ये इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से सारा, और ये अगर तो कई शख्सियात, अच्छा मैं आप ये देखें पाकिस्तान में, मैं तो हमेशा ही बात कहता हूँ ना कि एक अकाउंटेबिलिटी होगी तो कोई रूल ऑफ लॉ होगा तो बाहर से इन्वेस्टमेंट होगी। यानी मैंने अपनी ज़िंदगी मतलब ये मीडिया, मैंने इससे पहले भी जो मीडिया या अखबारात होते थे उनमें लाजमी तौर पे हमेशा करप्शन या मेगा करप्शन की स्टोरीज आती थी, इस महकमे में करप्शन हो रही है, इसमें ये हो रही है। पिछले 1-2 सालों से, 2-3 सालों से आप पाकिस्तान की मीडिया में गौर करें, करप्शन की स्टोरीज नहीं आ रही, सवाई ये तोशा खाना और ये जो 190 मिलियन पाउंड, करप्शन की स्टोरीज गायब हो गई हैं मुसलसल, चाहे गंदम हो चाहे कुछ हो। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है, और इस वक्त सिर्फ 2 जगहों से रिपोर्टिंग हो रही है, या तो अदालतों से जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हों या सुप्रीम कोर्ट से हों, वो रिपोर्ट कर रहे हैं, जिनके ऊपर भी बड़ी पाबंदियाँ वो फेस कर रहे हैं, या फिर ये है कि जो फाइनेंस के ऊपर रिपोर्टिंग हो रही है। करप्शन स्टोरीज लगता है सरकारी तौर पे नॉर्म बन गया है कि वो कुछ आपने डिस्कस ही नहीं करना, मतलब अब किसी को कुछ कहना ही नहीं है आपने, वरना हद तक इज्जत में आ जाए, मतलब आपने बात ही नहीं करनी कि भाई ये 50 अरब रुपया मुझसे चला गया या 200 अरब का डाका पड़ गया, बस खबर है हमने स्मगलिंग पे कर लिया, यूं कर लिया, ऐसे क्या भाई कौन, मतलब वो इधर सारे तो इधर माजरत या कोई नहीं बैठा हुआ काबरीन में सारे बड़े नेक लोग बैठे हैं। वो मसला ये है कि यानी कुछ भी, मैंने आपसे कहा ना, इतने अच्छे ज़बरदस्त लोग बैठे हैं कि उनके बारे में अब बात करना ही ख़त्म हो गई। अब वो मीडिया में क्या डिस्कस होता है, इधर पीटीआई सीटें, ये इधर ये होगा, इधर ये होगा, इधर ये होगा, बस करप्शन ऐसा लगता है कि नया नॉर्म बन चुका है पाकिस्तान में, मतलब उसको सरकारी एक हैसियत दे दी गई है कि इसको डिस्कस नहीं करें आप, ये जो है ना, अब ये बस इसको आप इसको नॉर्मल समझें, क्या हो गया ना, थोड़े से पैसे चले गए बाहर, 8, 10, 15, 20, 25 बिलियन डॉलर्स, तो क्या हो गया, मतलब हम तो है ना, हमारे पास ये 9 बिलियन पड़े, मतलब ये इस तरह मुल्क नहीं चलते। और वो जो है, वो मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया कि सर्जरी की ज़रूरत है, सर्जरी की कहाँ ज़रूरत है, किस पे ज़रूरत है, वो इसकी बात मुकम्मल कर देते। क्रिकेट टीम पे सर्जरी क्या करेंगे, वो क्रिकेट टीम बेचारी, वो होम्योपैथिक बेचारे, वो वैसे ही होम्योपैथिक पे उस पर पड़े हुए, उनकी क्या सर्जरी होगी, स्टेरॉइड्स पे पड़ी हुई है क्रिकेट टीम। तो बात ये है कि ये एक पूरा सिस्टम, और मैंने आपसे कहा ना कि वहाँ ये ब्रिक्स के मीटिंग पे आप नज़र रखें, आप ये देखें कि अरब मुल्क जो हैं इस वक्त पहुँचे हैं और किस कदर एक्टिव हैं, आप दुनिया आप देखें, आप इवन एक्टिव ब्लिंकन को देखें, आप ज़रा टर्की के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको देखें, और टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको देखें आप, वो कभी कतर, कभी चाइना, कभी नेटो के मुल्क, कभी G7 G20 का इजलास हो रहा है, तो एक पूरी दुनिया में इस वक्त इवन जो आपका ग्लोबल साउथ है वो किस कदर एक्टिव है। और इसमें जो है, इसमें यहाँ पे अदालती ये पेशी, वो पेशी, ये पूरा से सकिन हो गया सिस्टम, और ये जो है ना, अब वो उस पर कोई ना आगे, यानी प्लान बी नहीं है, तो भाई प्लान बी नहीं है तो बस मतलब है कि फिर बैठे रहें। ये प्लान बी है कि 1500 अरब रुपया जो है वो तरक्याती मंसूबों में जाएगा, करप्शन पे बात नहीं करेंगे, सबको जो है वो आम माफ़ी का ऐलान जो है वो उनके लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जो पीटीआई के लोग हैं। हाँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो आम माफ़ी हो जाएगी अदरवाइज़ ये जितने लोग हैं, करप्शन के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं,
ये सिस्टम नहीं चल रहा। इस सिस्टम के अंदर जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं बनेगा, बाहर से सरमायाकारी नहीं आएगी। जब तक आप उनको ये नहीं बताएंगे कि ये वन विंडो है, आपसे कोई पैसा नहीं लेगा, आपको सिक्योरिटी फराम की जाएगी, आपको मुकम्मल सपोर्ट होगी, इंश्योरेंस होगा, ये सारी उनको सौरी, क्योंकि दुनिया में हर वो यहाँ नहीं आएंगे, वो यहाँ से उठ के आपके सरमायाकार, मैं सुन रहा हूँ टीवी पे, आप भी सुन रहे होंगे, तो वो सारे जो हैं वो मतलब सरमायाकारी ऐसे तो नहीं आती। आप उनके बहुत ज़बरदस्त एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, उसके लिए बहुत अरसा चाहिए होता है। तो वो मतलब एक खुद यहाँ से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ऐसे ही घूमने घामने आए हुए हैं। और फिर उसके बाद हमारे जो माशाल्लाह जो काबरीन में से भी बहुत से लोग अब कहते हैं ना, नहीं रहना पाकिस्तान में तो जाओ, छोड़ के क्यों रहते हो मतलब जो कि वो कहते हैं जाओ ना, मतलब ताकि मतलब है कि कोई नौजवान पूछते हैं ना तो नाराज़ भी हो जाते हैं, आपका दिल नहीं चाह रहा तो जाओ, निकल जाओ पाकिस्तान से। अच्छा चलें भाई, कैसे जाएं, आप टिकट ही देते हैं कम से कम, आपके तो सारे मतलब ये मैंने कहा ना, ये बिल्कुल एक कोलैप्स है। और ये बस एक्टिविटीज़ इंटरेस्टिंग हैं, बड़ी दिलचस्प एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ख़ास तौर पे ये जो US इलेक्शन, यूरोप के अंदर देखें यूरोप किस तरह प्रेसिडेंट मैक्रोन और ये किस तरह से देखते हैं कि क्या ये जो राइट विंग का एकदम से उभार है, फिर ब्रिक्स प्लस, फिर इंडिया के अंदर जो नई गवर्नमेंट बनी है और वो किस तरह से आगे लेके चलती है, क्योंकि कंटिन्यूटी तो है, वही पॉलिसीज़ कंटिन्यू करेंगी। और जाहिर है कि वो जो बाहर उनके जो एक्सपीरियंस है, जयशंकर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी या बाकी जो शख्सियात हैं, तो वो उसी को कैरी करेंगे। और वो दुनिया को भी पता है, जाहिर है कि कोई हर छठे दिन कोई नया आदमी तो नहीं आ जाता ना, तो वो उनको पता है ये फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये पॉलिसी है, ये इंगेजमेंट्स हो रही हैं, ये यहाँ पे, तो ये स्टेबिलिटी वहाँ पर रहेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इंडिया में चलता रहेगा वो मतलब पार्लियामेंट के अंदर ये वो शोर शराब। हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही, और हमारे यहाँ ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी तो ये इसी तरह से ये बेगर्स आर नॉट चूज, मतलब कभी वो ऐसे तरक्की हमने कर ली, हम वो एक दिन वो छलांग मार के अगले दिन बेगर नॉट चूज, फिर वो कहता हमने तरक्की कर ली, फिर अगले दिन कहते चूज। ओ भाई, या तो हमने तरक्की कर ली है या हमने नहीं की है। भाई एक बात बता दें, कल तो हम मतलब सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें होती है कि हम तरक्की के मतलब दुनिया, हमारे दुश्मन नहीं चाहते, हमसे जलते हैं, हमसे हसद करते हैं, इसीलिए हमारी तरक्की नहीं देखना चाहते। 2 घंटे बाद होती है, वो कहते हैं ठुस, फिर होती है, फिर ये। तो ये जो है ना, मेरा ये ख्याल है कि ये आपस में बैठें अकाबरीन। अभी तक देखें कितनी इज्जत से बात हो रही है, मैं तो आपको पता है इनकी हमेशा बड़ी इज्जत से बात करता हूँ। ये बैठें और ये बताएं कि कितने दिन क़याम का इरादा है इनका ये बता दें कम से कम, क्योंकि ये तो नहीं चल रहा। और आप यकीन करें कि परेशान है, पीपल्स पार्टी भी परेशान है, ये नून भी परेशान इसलिए नहीं है कि पब्लिक परेशान, ये कि फंस गए सारे। और मतलब है कि अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, शोर शराबा होगा इसके ऊपर। नहीं, वो 1500 अरब नहीं छोड़ने जी, वो 1500 अरब जो हैं, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि तरक्याती बजट में वो ख़त्म कर दिए थे निगरान गवर्नमेंट ने। तो पता नहीं पा रहा, उनका शायद इरादा ये था कि ज़्यादा से उन्होंने रहना है, तो उन्होंने ख़त्म कर दिए होंगे। पार्लियामेंट उनका हम ही हैं तो क्या, तो वो ख़त्म हो गए थे, अभी दोबारा बाहर हो गए। तो देखते हैं बाहर क्या हुआ। गंदम की फसल अच्छी आ गई थी तो बस उसमें तरक्की हुई, तो जो चीज़ अच्छी आ जाती है फिर उसका स्कैंडल भी साथ ही आ जाता है। इस साल चीनी ज़्यादा आ गई तो चीनी का साथ ही स्कैंडल होता है। इस साल इसने जो है वो अच्छा काम किया यहाँ पे, ये इसमें बड़ी तरक्की हुई तो साथ ही थोड़ी पीछे पीछे स्कैंडल आ रहा होता है। तो देखें क्या होता है जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।